हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? 12वें टेस्ट पर। आरटीएस रिवॉल्यूशन टेस्ट सीरीज 12। मतलब अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे हैं। अब आई होप एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए फटाफट इसको शुरू कर लिया जाए। टेस्ट का एनालिसिस आप टेस्ट देने के बाद खुद कर लिया करो और फिर सोल्यूशन भी देख लिया करो। तो उससे जो सवाल गलत हो वो तो देखो ही, एक बार जल्दी जल्दी पूरा भी देख लिया करो। कभी कभी कुछ नए तरीके मिल जाएंगे, उससे और अच्छा हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। हमारा टॉपिक है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और पी ब्लॉक। ये 4 टॉपिक है। ये पार्ट टेस्ट था। अब आरटीएस जो 13 होगा वो फिर से फुल होगा। 11 वाला फुल था। चलिए तो आ जाते हैं। कंपाउंड हुज 0.1 m सोल्यूशन हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर मैक्सिमम होगा? किसका? 0.1 m सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम एट 25 डिग्री। तो ये क्या है बच्चों? ये एकदम सिंपल सा बात है। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये बात हम जानते हैं। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई, नंबर ऑफ पार्टिकल। वैसे भी हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जहां ज्यादा, वहां पर आई की वैल्यू ज्यादा, और आई ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। ये टूटेगा तो क्या देगा बच्चों? Ca2+ देगा और 2Cl माइनस देगा। ये टूटेगा तो क्या देगा? K+ देगा और Cl माइनस देगा। ये टूटेगा ही नहीं, है ना। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये बच्चों, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और यूरिया भी कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यानी इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। इसके पास पार्टिकल ज्यादा, 3 पार्टिकल, तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूशन कंटेनिंग 5 है, ये भी सोल्यूशन का सवाल है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स और पी ब्लॉक, ये 4 टॉपिक है। 500 ग्राम प्रोटीन पर लीटर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन दोनों का बराबर। किसके साथ? सोल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम सुक्रोज पर लीटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। हमें पता है फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए बच्चों हमें पता है पाई 1 बराबर पाई 2। मतलब एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के बराबर। और पाई 1 बराबर पाई 2 मतलब C1RT बराबर C2RT, है कि नहीं? पाई बराबर C RT, RT कट गया, C1 बराबर क्या हो गया? C2। और देखो खुद सोचो, 1 लीटर में है तो जो मोल 1 लीटर में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो यानी ये क्या चीज हो गया? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों में 1-1 लीटर है कि नहीं? तो अगर वॉल्यूम देखो, मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। यही क्या है? मोलैरिटी। वॉल्यूम 1 लीटर है यानी मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। यानी हम कह सकते हैं N1 बराबर N2 बच्चों। और N1 बराबर N2 का मतलब W1 बराबर M1, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हो गया नहीं? पहले वाला प्रोटीन है, कितना है बच्चों? 500 ग्राम बटे इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। और किसके साथ आइसोटोनिक है? 3.42 ग्राम सुक्रोज। और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास बच्चों पता होगा 342, C12H22O11, 342। तो ये कितना आ जाएगा? 500 बटे M2, है ना, बराबर कितना? ये देखो 1 बटा क्या आ जाएगा? 100। यानी M2 बराबर क्या आ जाएगा? 50000।
यानी कौन सा आंसर, 4 नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ पॉलीमर। याद कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट प्रॉपर्टीज टू यूज मॉलिक्यूलर मासेज। ठीक है, इसको याद रखना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन आर। ये क्या दिया है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या दिया है, SO3, और ये क्या दिया है, SO3। दोनों क्या दिए हैं, SO3। अब ये मैं पूछे हैं, याद रखो, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो ई नॉट होता है एनोड प्लस कैथोड। ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर दोनों पर रिडक्शन, तो ई नॉट सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड, और दोनों पर ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट सेल बराबर एनोड माइनस कैथोड। यानी यहां पर हम क्या लगाएंगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। अच्छा बच्चों, एक बात और समझ लो, जो फॉर्मूला आप याद रखे हो, क्या, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, हमेशा उससे भी अभी यही आंसर आएगा। दोनों बता देता हूं। अब एनोड, इसमें कौन है भाई, जिसका, देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका SOP ज्यादा है वो एनोड बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, -0.76, और माइनस कितना, 0.41, कितना आ गया, +0.35, ये आ गया। लेकिन आपने फॉर्मूला एक और सुना होगा जो कॉमनली यूज करते हो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब वो यूज करें, देखें क्या आंसर आता है। अब जब कैथोड माइनस एनोड यूज करोगे, तो दोनों पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन, SRP। तो जब ये रिडक्शन करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, SRP की -0.76 हो जाएगी, ध्यान देना, और ये वैल्यू -0.41 हो जाएगी SRP में, है कि नहीं। अब क्या, एनोड वो बनता है जिसके SRP की वैल्यू कम हो। तो SRP की वैल्यू कम किसकी है, -0.76। ठीक है, SRP ध्यान दीजिएगा, एनोड, एनोड आपका क्या बनना है, -0.76, और कैथोड कौन, जो -0.4, क्योंकि हमें पता है रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। तो जिसके रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, जिसके रिडक्शन की वैल्यू कम वो एनोड। मतलब अब क्या फॉर्मूला रखा जाएगा, कैथोड पे क्या रखेंगे, आयरन, -0.41 माइनस -0.76, तो अब क्या आ जाएगा, +0.35 वोल्ट। याद रखो, जब आपको ये फॉर्मूला यूज करने का मन है, तो सभी का क्या होना चाहिए, SRP। ये फॉर्मूला सभी का SOP, और एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो क्या होना चाहिए, एनोड प्लस कैथोड। ठीक है, ये है आपका। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1.2 ATM। ठीक है, एंड दैट ऑफ 3.42% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज 2.5 ATM। ठीक, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सोल्यूशन। तो हमेशा समझ लो, सीधी सी बात है, एकदम क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सभी को जोड़ देना है। जैसे हम लेते हैं ना, N1V1 इज फाइनल नॉर्मेलिटी, NV इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, है ना। हम लेते हैं किस में, मोलैरिटी में, MV मतलब फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू M इंटू V बराबर M1V1 प्लस M2V2, जितने मिलाए गए हों। उसी तरीके से देखना, क्या, पाई फाइनल V फाइनल बराबर क्या, पाई1 V1, ठीक है, प्लस पाई2 V2। ठीक है, अब सुनो,
पाई फाइनल बराबर v और v दोनों का क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर दें, यहां पर रख दें कि पाई 1 v प्लस पाई 2 v बटे v फाइनल रख दें। v फाइनल का मतलब क्या है बच्चों, v फाइनल मतलब v1 प्लस v2, यही दोनों जोड़ना है भाई। टोटल वॉल्यूम जब जोड़ोगे जुड़ जाएगा ना, तो पाई फाइनल बराबर, अब बताओ जरा, v कॉमन ले लें, v कॉमन ले लिया, ये कितना दिया है 1.2 ATM प्लस 2.5 ATM, पाई 1 पाई 2 बटे ये क्या हो जाएगा, v प्लस v कितना हो गया 2v, यानी v कट गया, यानी कितना आ गया 3.7 बटे 2 बराबर पाई फाइनल, मतलब कितना 1.85 ATM। क्या बात क्लियर हो गई, 1.85 ATM। ठीक है बच्चों। Which of the following salt has same value of want of factor, मतलब I की वैल्यू कह रहे हैं, as K3FeCN6। K3FeCN6 की I की वैल्यू K3FeCN6 टूटेगा क्या मिलेगा 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, तो 3 और 1 4 पार्टिकल, कितने हो गए 4, आई बराबर 4, जितने पार्टिकल है वही आई है, वांट ऑफ फैक्टर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ो बच्चों, 2Al 3 प्लस 3SO4 डबल माइनस, कितने हो गए 5, यहाँ पर कितने हो गए 5। NaCl को तोड़ो, Na प्लस Cl माइनस, कितने हो गए 2। ठीक है, इनको तोड़ो, Al3 प्लस NO3 माइनस 3, है ना, यानी ये कितने हो गए 4, यानी यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं। मोल्स ऑफ K2SO4 टू बी डिजॉल्व इन 12 मोल ऑफ वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाई 10 mmHg एट टेम्परेचर एट विच वो प्योर वाटर हैज 50 mmHg। कह रहे हैं प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 50 है, 12 मोल K2SO4 डाला गया सॉल्यूट, तो जब सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, है कि नहीं। तो कितना घट के चला गया, कितने से घट गया 10, तो हमें पता है सबसे पहले K2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा तो क्या देगा 2K प्लस SO4 माइनस माइनस, मतलब कितने पार्टिकल 3, I बराबर 3, ये हो गया। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर I x सॉल्यूट, ऐसे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो अब जरा ये भी समझो, तो P0 कितना, P0 माइनस PS दिया 10, लोअरिंग, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS, और प्योर कितना दिया है बच्चों 50, बराबर सॉल्यूट, सॉल्यूट ध्यान देना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, तो सॉल्यूट का मोल मतलब INB बटे INB प्लस Na, Na मतलब हम मानते हैं सॉल्वेंट मान ले रहे हैं, और B मतलब क्या मान ले रहे हैं बच्चों, सॉल्यूट मान ले रहे हैं, B मतलब सॉल्यूट। ठीक है, अब आप देखो क्या आएगा 10 बटे 50, ठीक है 10 बटे 50 10 बटे 50, INB, I का मतलब 3 है, NB मतलब मोल्स ऑफ किसका सॉल्यूट, और यही निकालना है हमको, बटे 3 NB प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दिया 12 दिया हुआ, यानी 10 बटे 50 बराबर NB अपॉन NB प्लस 4 लिख दूं चलेगा क्या, 3 है इधर, है ना,
तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 4 NB अपॉन NB प्लस 4। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल सी गणित है। अब थोड़ा गुणा कर देते हैं जल्दी से, गुणा करते हैं। क्या आया है हमारा 10/50 बराबर NB प्लस क्या आया है 4, गुणा कर दो तो 10 NB हो जाएगा, गुणा किया, प्लस क्या हो जाएगा 40 बराबर उधर क्या हो जाएगा 50 NB हो जाएगा, है कि नहीं। यानी 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर कर दें 50 NB माइनस 10 NB, है कि नहीं। यानी कितने NB आ गया 40 NB आ गया। यानी NB बराबर कितना आ गया 40/40 कितना आ गया 1 आंसर है 1 मोल। NB बराबर 40/40 1। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। आप चाहते तो डायरेक्ट जैसे ये स्टेप किया मैं, आप यहाँ से भी कर सकते थे। तो क्या हो जाता 10 या 30 NB प्लस 120 और इधर क्या हो जाता 150, है कि नहीं। तब भी बात वही आती। तो ये बात आई हो क्लियर हो गई होगी एकदम, ठीक। तो ये हमारा अगला सवाल, बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट। अब ये कह रहे हैं क्या कि 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन कितना दिया है 272 केल्विन, क्या दिया है फ्रीजिंग पॉइंट। तो सुक्रोज कैसा है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इनमें देखो सब लोग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई बढ़ेगा। हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। पार्टिकल बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मिलाने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जबकि अगर याद करो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो। क्यों भाई, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है पार्टिकल बढ़ने से। तो आप सोचो इनका 272 है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, सबका 272 से कम। तो जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। अब इतना तो समझ गए, इसमें कितने पार्टिकल 2 और 1 3 पार्टिकल। इसमें कितने पार्टिकल बच्चों 2 पार्टिकल। इसमें कितने पार्टिकल 3 और 1 4 पार्टिकल। इसमें कितने पार्टिकल 3 और 2 5 पार्टिकल। 5 वाले का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, यानी डी का सबसे कम 268, डी का 3, इन दोनों में। अब पार्टिकल सबसे कम किस में है, बी में है, तो बी का सबसे ज्यादा इसमें होगा, ठीक है। यानी 271, यानी बी का 1, डी का 3। सी का कितना आया आप खुद देख लो, सी का आया है 270, 4 आया है, और उसके बाद बी का आया 1, ए का आया है 2, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा 2। क्या देखना है, आई देखना है बच्चों, सीधा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज 100% आयोनाइज्ड इन 0.0 m मोलल एक्वस सॉल्यूशन, हेंस डेल TB by KB। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बच्चों AlPO4 होता है। AlPO4 को आयोनाइज करोगे Al3 प्लस और PO4 3 माइनस। आई बराबर यहां कितना हो गया 2 हो गया केवल, ठीक है। अब डेल TB बराबर आई KB इंटू क्या होता है M। तो डेल TB बटे KB पूछ रहे हैं ये, डेल TB बटे KB बराबर I इंटू M हो जाएगा। I कितना है 2, M कितना है 0.01 है, यानी आंसर विल बी 0.02, यानी ये हो जाएगा, ठीक। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलैलिटी हम लिखते चलते हैं बच्चों, मोलैलिटी क्या दी है 1। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X3Y2, सब लिखते चलते हैं X3Y2। जब टूटेगा तो क्या मिलेगा बच्चों 3x2 प्लस और 2y3 माइनस, 2y और इसका चार्ज इधर इसका इधर, ठीक है। मतलब हम क्या समझ गए,
I बराबर 5 यहाँ दिख रहा है अभी, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर 5। अब देखो क्यों हमने I बराबर क्यों नहीं कह दिया, जब 100% आयोनाइज होता तो यही I था, लेकिन ये कितना दिया 25% आयोनाइज, अल्फा दिया 0.25, अल्फा की वैल्यू दी है 0.25, 25%। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, क्या पूछे हैं आपसे, आपसे पूछे हैं TB, बॉइलिंग पॉइंट पूछे हैं, और KB इन्होंने दे दिया, तो KB देखो ये दिया है, 2 बार दे दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज 2 बार दे दी गई है, ठीक है, KB दिया गया। अब क्या करना है मुझे, करना है डेल TB बराबर IKB इंटू M, M आपके पास है, KB है, I का गेम है खाली। I कैसे निकलेगा बच्चों, देखो x3y2 बराबर 3x2 प्लस और 2y3 माइनस, 1 मोल लिया 0 0, 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा और ये कितना 2 अल्फा, यानी टोटल मोल कितना हो गया बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया बच्चों। अब ये कितना हो गया 5 अल्फा में से 1 अल्फा घट गया, तो 1 माइनस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा, देखो 3 और 2 5 और ये -1, ये टोटल मोल हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मोल हुआ कहां पर, इक्विलिब्रियम या टाइम t पर। इनिशियल कितना लिया था 1, और I क्या होता है, I होता है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। I क्या होता है बच्चों, I बराबर ऐसे लिखते हैं डेल ऑब्जर्व, I बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल ऑब्जर्व बटे डेल कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व मतलब कितना आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा, कैलकुलेटेड मतलब कितना लिया था, तो कितना एक्सपेरिमेंट में दिखा 1 माइनस 1 प्लस 4 अल्फा, कितना लिया था 1, यानी I बराबर 1 प्लस 4 अल्फा, ये दिख गया हमारा क्या I। आप सोचो 1 प्लस 4 अल्फा मतलब 4 गुणे अल्फा कितना है 0.25, ठीक है, तो आप खुद सोचो 4 गुणे 0.25 मतलब क्या होता है 1/4, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया I बराबर 2, I बराबर 2, काम हो गया। कैसे, डेल TB बराबर डेल TB बराबर बच्चों TB बराबर IKB इंटू M, I कितना 2, KB कितना 0.52 दिया, देखिए 0.52, मोलैलिटी कितनी दी है 1, मतलब ये कितना आ गया 1.04 डेल TB। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा कितना 373 केल्विन प्लस 1.04। क्यों भाई, भाई आप खुद देखो सॉल्यूशन जो है ये पानी का दिया है, यानी एक्वस है ना, और एक्वस में पहले से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। अब एलिवेशन डेल TB मतलब एलिवेशन कितना बढ़ा, तो इतना बढ़ा है, पहले 373 था और इतना बढ़ा 1.04, कितना हो गया 374.04 केल्विन। कौन सा आंसर हो गया ये, ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला, द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, सही बात है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम सॉल्वेंट रहेगा तो कम टूटेगा, ज्यादा सॉल्वेंट भी ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा कंडक्शन होगा। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्यू टू डाइल्यूशन, ये भी बात सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यानी दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होता है तो ये बात किसके लिए सही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए,
ठीक है, बातें दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पी ब्लॉक का बोरॉन का ऑक्साइड और सिलिन एसिडिक बिल्कुल सही है भाई। ये क्या बना लेता है? H3BO3 बना लेता है एसिड। ये क्या बना लेता है? H2SiO4 बना लेता है एसिड। एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक बिल्कुल सही है, आपको पता ही है। इंडियम और थैलियम नीचे जाने बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक। जर्मेनियम और टिन ये एसिडिक, गलत। ये भी लोग कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। ये भी लोग कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन क्या लिखा है? नॉट करेक्टली मैच, चौथा नॉट करेक्टली मैच। G2 मतलब इनका कहना है जर्मेनियम 2+ स्टेट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल Pb4+। Pb4+ पावरफुल क्या है? ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहे हैं क्यों? Pb इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से मतलब नहीं है। आयोनाइजेशन पोटेंशियम इससे भी मतलब नहीं है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में। आयनिक रेडियाई ऑफ Pb2+ एंड Pb इससे भी मतलब नहीं है। मोर प्रोनाउंस्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट इन लेड देन जर्मनी बिल्कुल सही बात। नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है, इसीलिए नीचे जाने पर +2 स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब लेड +2 में रहना चाहता है, और +2 में अगर रहना चाहता है यानी +4 से +2 में जाने पर क्या करना पड़ेगा? इसको रिडक्शन, और जो रिडक्शन करता है वो अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयन इज 100% आयनाइज। 1m मतलब मोलैलिटी कितनी दी है बच्चों? 1। इफ इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2.08%, डेल TB बराबर 2.08। मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया भाई? परसेंट लिखा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि मान लो बॉइलिंग पॉइंट 100 था तो 100 से 2.08% मतलब कितना? 100, सॉरी 2.08। KB कितना दिया है? 0.52। KB दिया हुआ है कितना? 0.52 दिया है। अब देन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा? आई की वैल्यू निकाल लो। क्या? डेल TB बराबर KB इंटू M इंटू आई। KB कितना? 0.52, M कितना? 2.08, और I निकालना है। डेल TB कितना दिया है? सॉरी मैंने M लिख दिया। डेल TB कितना दिया है? 2.08 दिया है। ये कितना दिया है? ये दिया है। मोलैलिटी कितनी दी है? 1, और I निकालना है। I बराबर 2.08 बटे 0.52 आ गया। 2.08 0.52, तो ऐसे ही देख लो, 5 चौक के 20, मतलब I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और 4 आ गया। तो इनमें देखिए 3 और 1 4, यहाँ कितना हो गया? 4 पार्टिकल। यहाँ कितना है? ये तो 2 पार्टिकल, सीधा सीधा 3 दिख रहा है। 2 और 1 3, 3 दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है? 4 और 1 5 दिख रहा है। इतना समझ गए होगे आप सब लोग। यहाँ कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो 4 और 1, ये कितना, कौन सा आंसर हो गया? 1 नंबर। आई की वैल्यू निकल गई। लिस्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। सेल कांस्टेंट हम L/A कहते हैं, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। L/A मतलब पहले का A, पहले का 1। देखो यही सही है बस, लेकिन और मैच कर लें। B एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, B का 4। कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? Z। हम पढ़ते हैं W बराबर ZIT। तो अगर I बराबर 1 एम्पियर हो जाए और T बराबर 1 सेकेंड हो जाए
तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जितना डिपॉजिट करेगा वही क्या हो जाएगा, Z। तो ये Z हो गया। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आपको मालूम है रेजिस्टेंस का उल्टा, C बराबर 1/R। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। अब चलिए अगला देखिए, 108 ग्राम fairly concentrate solution of AgNO3 is electrolyte using 0.1 Faraday electricity. The weight of resulting solution is, अब कह रहे हैं उस सॉल्यूशन का वेट कितना रहा। तो देखो 108 ग्राम सिल्वर कितना दिया गया है, 108 ग्राम, और इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से, F बराबर 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज किया गया है ना, F बराबर 0.1 फैराडे। सोचो तो जब 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो इसमें से कितना सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। आप देखो जितना डिपॉजिट हो जाएगा मतलब वो सोल्यूशन से चला गया, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर Ag है ना, Ag। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को 1 फैराडे कहते हो, 96500। तो 1 फैराडे में कितना जब डिपॉजिट हो रहा है, 108 ग्राम। 0.1 फैराडे में कितना डिपॉजिट होगा भाई, 10.8 ग्राम, मतलब 10.8 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात सुनो भाई, सॉल्यूशन है ना तो वाटर भी होगा, सॉल्यूशन लिखें कंसंट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 का। पानी जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो देखो पानी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो 2H2 + O2 बनेगा, ये होगा, तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। ऑक्सीजन ये कितना है, 32 ग्राम। और सुनना ध्यान से, O डबल -2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, O, और O + O बराबर क्या होगा बच्चों, O2। एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, तो O2 के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 4 फैराडे चाहिए होगा। यानी 32 ग्राम के लिए कितना फैराडे, 4। मैं यही करता हूं देखना, 4 फैराडे में कितना ग्राम, 32 ग्राम, और कितना फैराडे है, 0.1 फैराडे ही तो है आपके पास। यानी कितना, 32 गुणे 0.1 बटे कितना, 4, 4 वठे 32 इंटू 0.1 मतलब 0.8 ग्राम। यानी सॉल्यूशन से क्या क्या चला गया, 10.8 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया और 0.8 ग्राम ऑक्सीजन निकल गया। यानी टोटल लॉस इन मास, मास मतलब जो टोटल आपका लॉस चला गया, मास में कितना लॉस हुआ, 10.8 + 0.8 बराबर कितना हो गया, 11.6 है कि नहीं, 11.6। तो 11.6 चला गया। अब लिया कितना था, लिया कितना था, लेफ्ट, बचा कितना भाई, 108 ग्राम लिया था, 11.6 चला गया, कितना बचा, 108 में से 11.6 हटा दिया, 96.4 ग्राम बचा, है कि नहीं, 96 और 10 106। समझ आ गई बात। तो अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया है, गुड। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। चलें आगे। 0.1 m solution of glucose has higher increment in freezing point than 0.1 m solution of urea। गलत, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट सेम होगा। Kf फॉर बोथ हैज डिफरेंट वैल्यूज, ये भी गलत। क्यों गलत, क्योंकि Kf डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ना कि ग्लूकोज और सुक्रोज पे।
यानी दोनों गलत है। assertion and reason are false. In the galvanic cell Cu2 plus Ag plus Ag, the electron will travel in external circuit. आप देखो ये जो लिखा रहता है बच्चों Cu2 प्लस कितना लिखा है 1m, और ये सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस कितना लिखा है 1m, और क्या लिखा है Ag। ये एरिया क्या है हमारा एनोड, और ये कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रेवल करता है, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन करंट किधर से किधर ट्रेवल करेगा, कैथोड टू एनोड। मतलब ये क्या पूछे, क्या ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रेवल करेगा, एनोड। मतलब कॉपर की तरफ से किधर की तरफ, सिल्वर की तरफ, कॉपर टू सिल्वर। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Li प्लस लिख लिया जाए सबका, Li प्लस Li, और क्या है बच्चों Ba प्लस प्लस और Ba, और क्या है Na प्लस Na, और क्या है Mg प्लस प्लस Mg। ये है। अब क्या कह रहे हैं, इनका कितना दिया है -3.05, इनका कितना दिया है -2.71, -2.73 है ना, हाँ -2.71, और इनका है -2.37। क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखें सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये सबसे अच्छा क्या होता है, ऐसे सोचो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब मैं पूछूं इनमें सबसे अच्छा रिडक्शन किनका हो रहा है, इनका, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, माइनस में। जिनका रिडक्शन आसान वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन आसान वो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। किसका रिडक्शन आसान, Mg प्लस प्लस का रिडक्शन सबसे आसान, क्योंकि ये वैल्यू सबसे इनमें ज्यादा है। तो रिडक्शन आसान, हम सीधा सीधा आपको बता रखे हैं, जो गिवन वैल्यू है वो ज्यादा तो यानी रिएक्शन आसान। तो ये बहुत आसान रिएक्शन होगा, क्या रिडक्शन। भाई Mg प्लस प्लस से Mg मतलब रिडक्शन, यानी अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mg प्लस प्लस। हाउ मच विल the potential of hydrogen electrode change when its solution initially at pH 0 is neutralized to pH 7। सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला निकाल रखे हैं बच्चों, अगर देखो तो E नॉट E सेल बराबर -0.059 pH, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रखे हैं, नॉन इक्वेशन रख के, अब पूरा डेराइव नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली 0 पे था, तो इनिशियली कितना था, pH 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। बाद में मान लो E डैश सेल अगर देखो -0.059 इंटू pH कितना कर दिया 7, है कि नहीं। तो ऐसे ही देखो अगर ये 6 होता, 7 6 42, और क्या माइनस मतलब डिक्रीज, यानी डिक्रीज वाला ही आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, 7 6 42.4, यानी करीब करीब -0.41 के आसपास ही आ जाएगा, है कि नहीं। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, डिक्रीज, क्योंकि माइनस। When two half cells of electrode potential E1 and E2 are combined to form a cell potential E3, then N1, N2 and N3 are number of electron exchange। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जो दो E1 और E2 को जोड़ के E3 बनाया गया है, ठीक है ना, E1 E2 को जोड़ के E3 बनाया गया। E1 E2 E3 के साथ N1 N2 N3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो कह रहे हैं E3 की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है बच्चों डेल G बराबर -NFE, हमें पता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली जोड़ा घटाया नहीं जा सकता,
ये एक्सटेंसिव है, इसको डायरेक्टली जोड़ा घटाया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं E3 पाने के लिए E1 E2 को जोड़ा गया है। तो देखो डेल G1 बराबर N1 E1 ये लिख दिया, डेल G2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस N2F E2, और डेल G3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस N3F E3 हो जाएगा। कह रहे हैं डेल G3 को पाने के लिए डेल G1 मतलब एक सेल और दूसरे को जोड़ा गया, तो डेल G1 प्लस डेल G2 यही किया गया है। तो डेल G3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस NF N3F3 E3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस N1F E1, समझ रहे हो ना, एकदम क्लियर है, ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस N2F E2, तो F इनमें से कॉमन लेके काट दें सीधे, इतना तो समझ ही जाओगे, कॉमन ले लें, इनका FF काट दें, माइनस N3E3 बराबर माइनस N1 E1 माइनस N2 E2, माइनस यहाँ से हटाओ N3E3 बराबर, यहाँ से माइनस हट जाएगा N1 E1, यहाँ माइनस की जगह क्या भाई माइनस हटाओगे तो माइनस, ये माइनस हट गया और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस N2 E2, यानी क्या हो जाएगा E3 बराबर बच्चों N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन क्या हो जाएगा E3 N3। समझ आ गई ना बात, आई होप समझ आ गई होगी। तो E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3, ठीक है, सीधा सा ये वाला फॉर्मूला देखना। At 25 degree standard EMF of cell having reactions involving two electron change found to be इतना, the equilibrium constant Kc की वैल्यू पूछी गई है और n की वैल्यू 2 दी गई, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज का मतलब n की वैल्यू 2। क्या मतलब, हमें देखो हमने पढ़ा होगा डेल G बराबर, तो डेल G से ना जाए यहां से जाए, ये क्या पूछे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के सी नॉन इक्वेशन। इक्विलिब्रियम पर क्या हो, ये ई सेल 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाएगा 0, तो ई नॉट सेल देखना, ई नॉट सेल बराबर क्या 0.059 अपॉन n की जगह मैं क्या लिखूं 2 लिखा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग के सी, ये हो जाएगा एक मिनट माइनस, ठीक है ना भाई, ये 0 हो गया और ये इधर चला आया तो माइनस नहीं प्लस ही हो गया बच्चों। फिर से मैं कर देता हूँ इसको, ध्यान देना जरा इसको, ये ई सेल इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो गया 0, 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के सी, ठीक है। तो अब ई नॉट सेल को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, यानी ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.059, देखो ये दिया 25 डिग्री स्टैंडर्ड इतना दिया है 0.295, ये कितनी दी हुई है बच्चों वाली वैल्यू 0.295 है ना, हाँ बराबर 0.059 अपॉन 2 लॉग क्या हो गया के सी। अब मैं क्या करूँगा, सीधा लिख दूँ क्या, लॉग के सी बराबर ये 2 से गुणा कर देता हूँ 0.295, यहाँ 2 से गुणा कर दिया 2 अपॉन 0.059, ठीक है। अब 0.059 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, खुद देखो ऐसे ही कि यहाँ पर 0.059 है और ये 0.295, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चला जाएगा कितने टाइम्स चला जाएगा,
एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इधर गुणा हो गया, ये चला जाएगा, इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 0.29 है समझो, 29.5, तो करीब करीब हो जाएगा 0.59 बटे 0.059, ये गुणा कर लो, देखो 0.59 बटे 0.059, यानी सीधा सीधा क्या आ गया बच्चों, हाँ ये तो आना भी चाहिए। तो log Kc बराबर क्या आ गया, 10। तो Kc बराबर पता ही होगा 10 की पावर 10, Kc बराबर 10 की पावर 10। ये इसमें देख ले, अगर हम सोचो, ऐसे सोचो, इसको हम 0.06 मानते और इसको हम 0.3 मान लेते, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो गया, 0.6, और ये कितना 0.06, तो एकदम सही है बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। तो अगला है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये फॉरवर्ड है बच्चों, कितना 80 किलो जूल दिया है ये फॉरवर्ड, और डेल एच रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, -40 किलो जूल। ठीक, अब कह रहे हैं कैटलिस्ट लोअर्स ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड बाय 20 किलो जूल। कैटलिस्ट जो है 20 किलो जूल से घटा देता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को। रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, सुनना ध्यान से। पहले तो बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, कैसे, डेल एच बराबर पता होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, सिंपल है। तो -40 बराबर -40 बराबर 80 माइनस ये बैकवर्ड, यानी ये बैकवर्ड कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 120 आ जाएगा सीधा। लेकिन ये बिफोर कैटलिस्ट है क्योंकि इस डेटा से निकाले हो। अब कह रहे हैं कि कैटलिस्ट जब यूज किया तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल से घटा देता है। याद रखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बराबर अमाउंट से घटाएगा, यानी कैटलिस्ट यूज करने के बाद मान लो ये बैकवर्ड है, ये डैश है, तो 120 और 20 वो भी घटा देगा, यानी कितना आ गया, 100। यानी अब ये पूछ रहे हैं रेशियो बताओ, तो ये बैकवर्ड बटे ये बैकवर्ड डैश बराबर 120 बटे 100 बराबर 1.2, यानी आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल। अगला चलते हैं। W ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड इन अ कॉपर वोल्टामीटर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड, ठीक, फॉर 2 आवर्स, यानी Q बराबर IT जानते होगे, तो Q बराबर IT, 2 एम्पियर करंट 2 घंटे के लिए, मतलब 4 मान लीजिए, अभी हम घंटे में ही रख ले रहे हैं, सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इट पास फॉर 4 आवर्स, अब अगले में देखो जरा, Q डैश मान लो IT, 1 एम्पियर करंट 4 घंटे के लिए, अभी भी क्या आया 4, तो यानी दोनों के केस में चार्ज क्या आ गया, बराबर। तो पूछ रहे हैं कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो पहले अगर W डिपॉजिट हो रहा था इस केस में बच्चों, तो इस केस में भी कितना होगा, W ही तो होगा, यानी आंसर 1। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन बच्चों कैसा होता है, ऐसा होता है, हमें पता है, B ऐसा लिखते हैं हम लोग, बनाना बॉन्ड, H और H ऐसा है, H और H, ये है डाइबोरेन। ठीक है, इसको 3C2E बॉन्ड बोलते हैं, आपको पता होगा 3C2E बॉन्ड है, ये भी क्या है 3C2E है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बोरॉन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम लाई इन 1 प्लेन, सही बात है। ठीक, आगे क्या पूछ रहे हैं, देयर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है। ऑल 6 BH बॉन्ड आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, गलत है ये, इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, गलत है ये, क्यों,
ये 3C2 ही है, इसमें देखो 2 एटम और 2 सेंटर, ये 2C2 ही है, ये भी 2C2 ही है, ये भी 2C2 ही है, ये भी 2C2 ही, यानी सब 2C2 ही नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज टू डिटरमिन एटॉमिक मासेस। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.55 एम्पियर डिपॉजिट 0.5, मतलब क्या दिया है पहले देखो, इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू 0.550 एम्पियर, कितना डिपॉजिट करता है 0.55 ग्राम। अब क्या दिया है, अ सर्टेन मेटल इन 100 मिनट, टी दिया है कितना 100 गुणे 60, ठीक है 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द एटॉमिक मास इफ n बराबर 3। n मतलब n फैक्टर है, ये n फैक्टर कितना दिया है 3 दिया है, n फैक्टर कितना 3। तो कह रहे हैं बताइए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को मान लो a पूछे, क्या जानते हैं, W बराबर EIT अपॉन 96500 हम जानते हैं, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है बच्चों 96500। तो W कितना दिया है 0.55 दिया है, E इक्वलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बटे n फैक्टर पता है हमें, तो एटॉमिक वेट यहाँ लिख देते हैं, गुणे I कितना दिया है बच्चों 0.55 दिया है, T कितना दिया है 100 गुणे 60 दिया है, बटे n कितना दिया है 3, 96500 दिया है। काटते जाइए, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ठीक है, ये काट दिया इधर से, यानी 3 गुणे, यहाँ लिख दूं 3 गुणे 965 उधर कर दिया है, बराबर A गुणे क्या आ रहा है 60, 10 गुणे 6 है ना, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 965 बटे 60, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा 20 है ना। तो A बराबर, अब इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा कितना हो जाएगा 48, यही एक ऑप्शन देखो सीधा सीधा मैच कर रहा है कि नहीं, तो 48.25। By the electrolysis of aqueous copper sulfate solution CuSO4, the product obtained both electrodes। अब किससे किया गया है, एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की गई है। By the electrolysis of aqueous copper sulfate, the product obtained at both the electrodes are, मतलब कैथोड और एनोड पर, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस है ना, और H2O है, तो H प्लस एंड OH माइनस। तो हमें एकदम क्लियर है, कैथोड पर H और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन उनका होता है जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा हो, हाइड्रो इनकी प्लस 3.34 होती है, प्लस 0.34 और इनका 0, यानी कैथोड पर तो कॉपर मिलने जा रहा है आपको, कैथोड पर कौन मिलने जा रहा है कॉपर, कॉपर एट कैथोड, दो ही ऑप्शन है, ठीक। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मिल नहीं सकता है एनोड पर, तो बात ही खत्म हो गई, ऑक्सीजन, लेकिन कैसे, इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होता है OH माइनस, और OH माइनस डिस्चार्ज होगा तो क्या देगा ऑक्सीजन, तो ऐसे ही देख सकते हो कॉपर एट कैथोड ऑक्सीजन एट एनोड। समझ आ गई बात, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट हो गया। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या दिया है K 25 गुणे 10 की पावर -6, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया, तो हम K ना लिखें बच्चों, K लिखें खाली, आयोनाइजेशन कांस्टेंट मान लीजिए K, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वाइल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ ऑफ इट्स 0.1 m, मतलब कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01 m,
इस कंसंट्रेशन पर कितना है 19.6 है। अब कह रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या पूछे हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछे। क्या करते हैं हमें पता होगा, अल्फा बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यानी अल्फा चाहिए, अल्फा बराबर रूट के बाई सी पढ़े होगे, तो रूट के कितना कर लें 25 गुणे 10 की पावर -6। मैंने फिर से के लिख दिया, के है बच्चों, एसिड होता तो के लिखते, उसमें कोई खैर दिक्कत नहीं है। सी कितना है 0.01, 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -4 बचेगा। यानी मैं अल्फा सीधा सीधा बच्चों लिख दूं क्या 25 गुणे 10 की पावर -4, यानी 5 गुणे 10 की पावर -2 लिख दूं, रूट से निकाल लिया। यानी कितना हो गया ये अल्फा 0.0, अल्फा आ गया 0.05, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, ये आ गया। चलिए कर लेते हैं, क्या कर लिया जाए, अगला देख लेते हैं। अल्फा बराबर लैम्डा सी इक्विवेलेंट बच्चों, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। अल्फा कितना 0.05, लैम्डा सी कितना 19.6, लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है, तो लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट बराबर 19.6 बटे 0.05, यानी 196, 1960 बटे 5, 1960 बटे 5 कितना आ जाएगा 20 मान लो इसको, तो 2000 बटे 5 400 के आसपास आएगा, 392 ये वाला आंसर कैलकुलेट कर लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 N एसिटिक एसिड इज 80, मतलब C दिया है 0.1 N और लैम्डा सी इक्विवेलेंट दिया है कितना 80। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना दिया है 400। क्या पूछे हैं अल्फा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या पढ़े हैं अभी 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 अगला फार्मूला यही, पिछला फार्मूला यही है ना, ये हो जाएगा, मतलब कितना 80 बटे 400, 8 × 40, 1/5, 0.2 है ना बच्चों, ये हो गया। When 2 Faraday electricity is passed through 0.1 M solution, 11.2 liter ऑक्सीजन इवॉल्व एट एसटीपी। सोचो हमने अभी कहा था कहीं O -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनता है O, और O + O क्या बनेगा O2, यानी अगर STP है तो ये 22.4 है, 22.4 लीटर के लिए 2 और 2 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 22.4 के लिए। कितना दिया गया 2 फैराडे, यानी 11.2, यानी पहली बात बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 भी सही है, लेकिन क्या इसका कोई रिलेशन है, नहीं, यानी बोथ सही बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Position of same metal in the electrochemical series in decreasing electropositive character is, ये दिया है बिल्कुल। What will happen? A copper spoon is used to stir the solution of aluminium nitrate. एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर से क्या किया गया स्टिर किया गया, हिलाया गया। तो खुद सोचो कॉपर कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा, देखो एल्यूमिनियम ज्यादा कॉपर कम, तो कॉपर एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस तो कर नहीं सकता। अगर यही मैग्नीशियम यहाँ होता तो मैग्नीशियम इनको डिस्प्लेस कर देता, रिएक्शन कर लेता, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन, ठीक है ना। सॉरी
copper is dissolved at anode and deposited at cathode when copper electrodes are used and electrolyte of 1 m copper sulfate solution। बिल्कुल सही बात है। कॉपर का इलेक्ट्रोड अगर लोगे, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब कैसा इलेक्ट्रोड? एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जब लेते हैं तो एनोड पर मेटल आयोनाइज हो जाता है, कैथोड पर क्या होगा? CuSO4 जब टूटेगा तो बच्चों देगा Cu++ और SO4-। तो कैथोड पर क्या होगा? Cu++ आएगा, Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cu डिपॉजिट हो गया। एनोड पर जब भी मेटल का एनोड होता है, हम लोग क्लास में पढ़े हैं, तो मेटल इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेज और वो क्या बन जाएगा? ये तो ये कह रहे हैं कॉपर डिजॉल्व एट एनोड, बिल्कुल सही है, डिजॉल्व हो रहा है, आयन बन रहा है। और डिपॉजिटेड एट कैथोड, बिल्कुल सही है, यानी ये बात सही है। एसओपी ऑफ कॉपर इज लेस देन एसओपी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। कॉपर का एसओपी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कॉपर का एसओपी होता है Cu एसओपी होता है बच्चों, ये दिया रहता है वैसे, बट खाली डेटा नहीं याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। एसओपी कॉपर का होता है -0.34 और वाटर का जो एसओपी होगा, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर का एसओपी होता है -0.83 वोल्ट। ठीक है, अब माइनस, अच्छा जब एसओपी कॉपर एनोड ऑक्सीजन है, हाँ -0.83 वोल्ट, तो इनका एसओपी क्या है? क्या लिखें कि एसओपी ऑफ वाटर, सॉरी ये कितना होता है? प्लस, क्योंकि ये जब वाटर, वैसे वैल्यू से आप कंफ्यूज ना हो, हम भी वो करेंगे, वैल्यू आप ध्यान ना रखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो दी रहेगी। ठीक है, तो एसओपी वाटर का कम होता है और कॉपर का ज्यादा। वैसे भी जब कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब एसओपी इसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है ना, तो वाटर जब आयोनाइज होगा तो उसको आयोनाइज, वैसे भी समझ लो, वाटर जब आयोनाइज होके ऑक्सीजन देता है तो वाटर से ऑक्सीजन निकालना कठिन है, इसीलिए उसको कहते हैं ओवर वोल्टेज। तो इनका एसओपी क्या है? एसओपी, एक मिनट यार, एसओपी ऑफ कॉपर, रमा ये वाला भी देख लेना एक बार, है ना। हाँ रमा, ये देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी। SOP of copper is less than SOP of water and SRP of copper is greater than SRP of water। हाँ बिल्कुल सही। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, एक मिनट रमा तुम देख लेना कहां से कहां तक हटाना है भाई, ध्यान से, इसके बाद पूरा ही हटा देना है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज 1 m कॉपर सल्फेट। कहना है इनका, कॉपर सल्फेट अगर इलेक्ट्रोलाइट है, Cu++ और SO4- देगा, ये देगा। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा भाई? Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? Cu। ठीक, एनोड पर क्या होगा? जब भी मेटल का एनोड होता है बच्चों, तो मेटल एनोड खुद आयोनाइज हो जाता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो अब देखो कैथोड पर कॉपर क्या हो रहा है? डिपॉजिट, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट, देखिए, और एनोड पर कॉपर क्या हो रहा है? डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब सोल्यूशन में। तो ये बात बिल्कुल सही है। एसओपी ऑफ कॉपर, याद रखना, लेस देन एसओपी ऑफ वाटर, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, वाटर का ज्यादा।
SRP ऑफ कॉपर ग्रेटर देन SRP ऑफ वाटर। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये बात याद रखना, यानी आंसर नंबर 1। ठीक है, अब आइए अगला सवाल। द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन A + B + C प्रोडक्ट इज गिवन। तो यहां क्या दिया है रेट बच्चों, रेट दे रखे हैं ये -dA/dt, ठीक है, बराबर क्या दिए हैं, ये दिए हैं K, A की पावर ½ B की पावर 1/3 और C की पावर 1/4। अच्छा, अब पूछें ऑर्डर, तो जोड़ दिया जाए सारे पावर को बच्चों, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हमें मालूम है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आता है, पावर को ही जोड़ देते हैं। जब कोई रिएक्शन रेट लॉ में लिखा हो उस समय जो पावर आता है उसी को जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा आपको ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4 है, सीधा ही दिख रहा है क्या, 13/12। 13/12 कैसे एलसीएम निकाल लोगे ना, बोलो भाई, 4 × 12 दूनी 24, तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 6, तो 12 8 20 26, 26 बटे क्या हो जाएगा 24, 13/12। ठीक है बच्चों, सीधा। रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव C फाउंड टू बी। रेट कह रहे हैं के A और B ये मिल रहा है। द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस रिएक्शन टू बी, कह रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ट्वाइस देन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। बिल्कुल गलत है, कह रहे हैं C जितनी तेजी से बन रहा है, देखो क्या लिखे हैं 2A + B गिव C, C जितनी तेजी से बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ट्वाइस देन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। गलत है भाई, ये तो ये 2 है और ये 1 है, मतलब एकदम उल्टा। हाफ लाइफ इज ए कांस्टेंट। अगर ये देखो यहाँ 1 1 मानोगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ तब कांस्टेंट होता ना। यूनिट ऑफ K सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये भी किसके लिए होता, फर्स्ट ऑर्डर, और ये भी किसके लिए होता, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं। वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये क्या पूछे हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये सब गलत है क्योंकि फर्स्ट होता तब ये होता, ये भी। और ये देखो यहां पर जिस रेट से C बन रहा है, C का रेट क्या है 1, और ये किस रेट से गायब हो रहा है, दोगुने रेट से। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ट्वाइस दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, जबकि होना चाहिए आधा। ठीक है, तो करेक्ट है चौथा। अगला आइए, इफ ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, मतलब एक्सोथर्मिक हुआ ना बच्चों। मान लीजिए सॉल्यूशन A और B मिलाया गया और हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है, हीट निकल रही है। तो हीट निकलने का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक है ये, ठीक है। और एक्सोथर्मिक वही सॉल्यूशन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, वॉल्यूम घटता है बॉन्ड बनता है। इट इंप्लाइज दैट शोज नेगेटिव डेविएशन, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन आर एक्कम्पनीड बाय डिक्रीज इन, बिल्कुल बात सही है। जब 1 लीटर जोड़ोगे तो 2 से थोड़ा कम वॉल्यूम, क्योंकि बॉन्ड बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, तो यानी ये भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है। ये आपको एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ये होता कि अगर 2 लिक्विड को मिला रहे हैं तो ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यानी दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। ग्राफ प्लॉट बिटवीन T50 log T50% वर्सेज log कंसंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट कंक्लूजन विल यू ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ। तो आप इस सीधा सीधा देखो, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे, फर्स्ट ऑर्डर देखो
लॉग टी 50% और लॉग ए लिखा हुआ है, तो आप ऐसे सोचो टी हाफ या टी 50% बराबर क्या होता है 0.693 बाई के। डिपेंडेंसी ही नहीं है, ए जो है ए और टी की कोई डिपेंडेंसी, तो लॉग लगाओ चाहे कुछ लगाओ, टी और ए इस फॉर्मूले में कहीं ए है ही नहीं, यानी टी 50% ए पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, तभी तो देखो सीधा स्ट्रेट लाइन, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, लॉग का मतलब नहीं कोई यहाँ पर। तो n बराबर 1 और टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। If a first order reaction is completed to the extent 75% and 50%, the time interval T1 and T2, what is the ratio? मतलब 75% के लिए क्या कह रहे हैं T1 और 50% के लिए क्या कह रहे हैं बच्चों T2। तो आप देखो T1 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 75% खत्म, मतलब 25% बचा 100/25, यानी T1 बराबर 2.303, ध्यान देना बच्चों 2.303 बाई के लॉग 4 हो जाएगा, ये मान लो इक्वेशन 1। T2 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 50% खत्म, यानी 100 क्या 50, यानी क्या हो जाएगा T2 बराबर 2.303 बाई के लॉग 2 हो गया। तो अब T1 बाई T2 पूछे ना, हाँ तो T1 बाई T2 अगर करोगे बच्चों T1 बाई T2 तो सब कुछ कट जाएगा, log 4/log 2 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सीधा सीधा, है कि नहीं। यानी कितना, यानी 75% कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दोगुना टाइम लगता है, किससे 50% से। डेटा ऑफ द रिएक्शन A प्लस बी गिव C इज A0 B0, इनिशियल कंसंट्रेशन दिए हैं, इनिशियल रेट दिया है। ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, कोई दो इक्वेशन पकड़ के निकाल लेते हैं। क्या पूछे हैं ये कौन सा सही है नीचे क्या करें, रेट बराबर के ए की पावर क्या मान ले बच्चों x और b की पावर क्या मान ले y, है ना। ऐसे को हम ऐसे ही करते हैं, सवाल को दो इक्वेशन को पकड़ के निकाल लेते हैं। अब कोई दो एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 ले लें, 1 ले लें, एक में देखो इसमें ठीक है, 2 और 3 ले लें अगर, हाँ बिल्कुल ठीक है 2 और 3, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, ठीक है। तो अब क्या कर दें, देखो 2 एक्सपेरिमेंट 2 से सीधा सीधा लिख दें क्या रेट की वैल्यू, रेट क्या दिया एक्सपेरिमेंट 2 में 0.8 दिया है बच्चों, 0.80 बराबर के, ए की वैल्यू कितनी दी है 0.024, 0.024 टू दी पावर क्या दिया है x, b कितना दिया है 0.035 टू दी पावर क्या दिया है y दिया है, ठीक है बच्चों। एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 अगर लोगे, नहीं 2 3 नहीं ले बच्चों, क्यों 2 3 लोगे तो दोनों अननोन हो जाएंगे, एक को कैंसिल कर दें, हम लोग ले लें एक्सपेरिमेंट 1 2 ले लेते हैं, 1 3 एक्सपेरिमेंट, हाँ 1 2 भी ले सकते हो, देखो 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखना इसको, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, देखना बच्चों। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट, मैं फिर से लिख देता हूं, देख लेना जरा ध्यान से। एक्सपेरिमेंट 1 से, पहले 1 से देखो, रेट की जगह मैं क्या लिख दूं 0.10 लिख देता हूं, ठीक है। ए की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, देख लेना ध्यान से 0.012 लिख देता हूं टू दी पावर x। बी की जगह क्या लिख दूंगा 0.035 टू दी पावर y लिख दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट 1 से हो गया। अब एक्सपेरिमेंट 2 से देखो क्या थी था 0.80 बच्चों दिख रहा है रेट के, ए की पावर कितना लिख दूंगा 0.024 लिख दूंगा, टू दी पावर x लिख दूंगा, समझ आ रही बात।
और यहाँ 0.035 टू दी पावर क्या लिख दूंगा y एक्सपेरिमेंट 2। अब सीधा देखो एक्सपेरिमेंट 2 बटे एक्सपेरिमेंट 1 कर देता हूँ। इसमें खाली यही है थोड़ा कैलकुलेशन टाइप, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो 2/1 करोगे तो 0.8 बटे 0.1 हो जाएगा बच्चों, 0.8 बटे 0.1, ठीक है ना। देखो 0.8 बटे 0.1 हो जाएगा और कट गया, क्या हो गया, इतना बटे इतना। तो सीधा मैं लिख दूं क्या, 2 की पावर x लिख दूं, क्या बताओ, 24/12 हो जाएगा। और ये कट ही जाएगा, ये तो पूरा ही कट गया। ये क्या आ गया 1, ठीक है ना, ये मतलब ही नहीं रहा इसका, कट गया पूरा। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों बताओ, 8, ये 8 आ गया। 8 बराबर 2 की पावर x, यानी 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर क्या x, मतलब x बराबर क्या आ गया 3। क्लियर है, यानी x बराबर 3 मतलब a की पावर तो 3 आएगा ही। तो अब a की पावर 3 यही है, यही आंसर हो जाएगा, b 0 आने वाला, क्योंकि और कहीं a की पावर 3 है नहीं। लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अब दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट उठा लेते हैं, 2 और 4 उठा लें, कैंसिल हो जाएगा ये हाँ बिल्कुल सही है ना। एक्सपेरिमेंट 2 एंड 4 उठा लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 4, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 4, 2 से क्या निकल के आ गया हमारे पास, देखो 2 से 8, 35 और 24 आ रहा है। तो रेट बराबर 0.08, ए कितना आ रहा है 0.024 आ रहा है की पावर x, और b कितना आ रहा है 0.035 की पावर क्या आ रहा है y। ये 2 से आ गया बच्चों, है ना, 2 से आ गया। और एक्सपेरिमेंट 4 से क्या आ रहा है 0.024, 0.08 और 0.70 आ रहा है, ठीक है। यानी क्या आ रहा है 0.08, यहाँ क्या आ रहा है 0.024 आ रहा है टू दी पावर x, और 0.024 हाँ, और ये कितना आ रहा है 0.7070 आ रहा है 070, ठीक है। इसमें बस यही होता है बच्चों, पेशेंस रख के धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। टू दी पावर y ये आ रहा है एक्सपेरिमेंट 4। क्या कर दें 4/2 कर देते हैं, 4/2 क्या आ गया, ये कट ही गया, ये आ गया 1। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर y बराबर 1, नहीं ये तो कट गया, ये ऊपर ये नीचे तो 2 आ जाए, 2 की पावर y बराबर 1। अब बताओ अब क्या इसको मैं 2 की पावर 1, ध्यान देना 2 की पावर y बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी y बराबर क्या आ गया बच्चों 0, इसीलिए कहा था यही वाला। तो b निकालने की जरूरत ही नहीं थी, a से बात बन जाती। According to collision theory of reaction rate, every collision between reactant leads to chemical reaction। नहीं, केवल इफेक्टिव कोलिजन जो है वो रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ना, ऑल रिएक्शन इन विच अकर इन गैसियस फेज आर जीरो ऑर्डर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सही बात है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्यों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि समझ लो कि इफेक्टिव कोलिजन कितना हो रहा है पर यूनिट में कितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है वो बताता है कौन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। pH of 0.1 m monobasic acid is found to be 2। तो pH कितना है 2 है, कंसंट्रेशन कितना है 0.1 है। हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, पाई बराबर CRT, यानी C का मतलब है RT तो दिया ही है। तो आप देखो pH 2 का मतलब क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, ये तो जानते होगे बच्चों, यानी 0.01 है ना। यानी टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया C, पाई बराबर C कितना हो गया 0.1 प्लस 0.01 RT।
यानी कितना आ गया 0.11 RT। क्लियर है ना, 0.11 RT। ठीक है बच्चों। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय 5%, डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट इन इट, देन अप्रॉक्स मोलैलिटी पूछी गई। क्या है भाई, वेपर प्रेशर 5% से कम हो जाता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर 5%, 5/100, यानी ये वैल्यू दी हुई है कितनी 0.05। और हमें पता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर X सॉल्यूट, ये पता है क्या। तो यानी ये कितना आ गया, X सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई 0.05। क्या बात क्लियर है बच्चों, 0.05। अब मोलैलिटी आ गई, कैसे आ गई चलिए चेक कर लेते हैं। मोलैलिटी बराबर होता है XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू 55.55। ये एक्वस सोल्यूशन के लिए। वैसे तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है। अगर एक्वस है तो ऐसा कर देते हैं, नहीं तो मोलैलिटी बराबर XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 माइनस XB इंटू MA इंटू 1000, ये होता है। तो 1000 बटे MA जब वाटर होगा तो 18 हो जाएगा, तो ये करोगे 55.55 आ जाएगा। अब इसी में वैल्यू रख दो, आंसर XB कितना आया है, XB आया 0.05, और ये एक में से 0.05 घटाओगे 0.95 बचेगा, गुणे 55.55 बराबर मोलैलिटी, है ना। देखो कितना आ जाएगा, करीब करीब 5 गुणे 55.55 बटे 95, ये आ गया, है कि नहीं। तो ये करीब करीब 5, 50, 250 और 250 और 25 करीब 275, 275 बटे 100 होता तो 2.75, 95, 3 के आसपास कुछ आएगा बच्चों, है ना, 3 के आसपास कुछ आएगा। अरे देख लो ना, ऐसे ही गणित कम आए तो ज़्यादा अच्छा है। देखो 250 और 5 का गुणा होगा करीब तो 25, 250, 275, 100 होता तो 2.75, 100 से भी कम है तो उससे भी ज्यादा है, यानी 3 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पूछा भी गया बच्चों। ये देखो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। Which of the following statement is incorrect of group 15 element? Metallic character increases down the group, बिल्कुल सही बात है। Stability of +5 oxidation state decreases, बिल्कुल सही है, क्योंकि inert pair effect में lower oxidation state lower member में ज्यादा स्टेबल। Tendency to undergo -3 oxidation state decreases down the group ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ये भी सही है बिल्कुल। -3 नॉन मेटल दिखाएंगे, मतलब फास्फोरस नाइट्रोजन, नीचे वाले मेटल है वो नहीं दिखाएंगे। इन केस ऑफ फास्फोरस कंपाउंड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट टू +3 एंड +5 बोथ। तो आप देखो ये बात सही हो गई, ये बात सही हो गई, और ये बात क्या लिखी थी, टेंडेंसी टू अंडरगो -3, ये भी बात सही हो गई। हाँ, फास्फोरस का देखो, फास्फोरस है, सल्फर है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट होता है, तो फास्फोरस का मिनिमम -3 मैक्सिमम +5, ये इंटरमीडिएट है, डिसप्रपोर्शनेट होगा +3 और +5, बिल्कुल सही है। लेकिन कहाँ गलत है, ये केवल एल्केली में होता है, एसिड में नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, एल्केली में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत बढ़िया ये भी। Which one of the following statement is false? Because of the compact nature of oxygen atom has less negative electron gain enthalpy than sulfur, बिल्कुल सही। हम जानते हैं बच्चों del EgH किसका, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा है, पीरियड 3 का पीरियड 2 से ज्यादा होता है।
नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पाउलिंग स्केल पर 4 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। There is a large difference in the melting and boiling point of oxygen and sulfur because oxygen exists as diatomic molecule whereas sulfur exists as poly। बिल्कुल सही है ये भी बात। क्या पूछे हैं? फॉल्स, कोई नहीं गलत है, सब सही स्टेटमेंट है एकदम, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 इन द ऑर्डर। वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो एंड वैन डर वाल्स फोर्स, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? वैन डर वाल्स फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन साइज, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। तो सीधी बात है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वाटर सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या देखोगे? वेट। तो वाटर, फिर मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो टेल्यूरियम सबसे नीचे, पहले वाटर फिर टेल्यूरियम फिर ये सबसे कम H2S। ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, मतलब केबी किस पर डिपेंड करता है? तो केबी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। कैसे? केबी बराबर mR/TB² अपॉन 1000 डेल HV, ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? केबी सॉल्वेंट पर, ठीक है। तो ये चूंकि फिजिकल था पूरा इसके अंदर ज्यादातर, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो फिजिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करने होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले आरटीएस के सॉल्यूशन के साथ और अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक थैंक यू।